फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, पर जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो फ्यूचर में जब हम इंडियन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे तो उनको समझने में मदद करेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसे कहीं ना कहीं से इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी रिलेट किया जाए। तो यूनाइटेड किंगडम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मेजर अपग्रेड डील साइन करी है, जिसके अंतर्गत करीबन 453 मिलियन पाउंड्स जो हैं ये खर्च किए जाने हैं। BAE सिस्टम को और लियोनार्डो UK को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इनके यूरोफाइटर टाइफून में ECRS Mark II यानी कि यूरोपियन कॉमन रडार सिस्टम Mark II लगाने के लिए, और ये इनके करीबन 40 ट्रांस 3 टाइफून्स में लगाए जाएंगे। तो एक एस्टिमेट अगर आप लेकर चलें तो करीबन 453 मिलियन पाउंड्स जो हैं ये लगाए जाने हैं 40 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए। तो एक एयरक्राफ्ट में इन रडार्स को लगाने का जो कॉस्ट आएगा ये करीबन 11.3 मिलियन पाउंड होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $15.68 मिलियन होता है। यानी कि जितने में आप 2 यूरोफाइटर टाइफून में इन रडार्स को लगाएंगे उतने में एक JF-17 ब्लॉक 2 आया करता था, और कुछ रशियन प्लेटफॉर्म्स भी इतने ही कॉस्ट के पड़ा करते थे। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस है। एक अंदाज़ा देने के लिए हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि जितने में आप पहले एक एयरक्राफ्ट ले लेते थे उतने में आप खाली 2 एयरक्राफ्ट को ही अपग्रेड कर पाने हैं रडार से। बाकी दूसरे जो एवियोनिक्स का कॉस्ट है वो अलग। इसलिए मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और बड़े नंबर में इनको ऑपरेट कर पाना पहले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खैर, टॉपिक पर आते हैं और रडार की बात करते हैं। तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल फायर कंट्रोल रडार होने वाला है, और ये एक स्पेशल रडार है। तो ये बात हम आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून जो कि ब्रिटेन द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे ये AES रडार के साथ नहीं थे। मैक्सिमम इन सर्विस टाइफून्स जो हैं ये AES रडार के साथ नहीं है। पहले कैप्टर E रडार जो कि कैप्टर M का AES से वेरिएंट है इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन उसमें लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी रखी गई थी। और जो ECRS Mark I है जो कि कैप्टर का ही एक वेरिएंट है, ये खाली जर्मन और स्पेनिश यूरोफाइटर टाइफून में ही लगे थे, और इनमें भी मेनली रॉ डिटेक्शन पावर पर ही फोकस किया गया था, और ये एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ही हैं। वहीं पर जो कैप्टर E है जिसको Mark 0 भी कहा जाता है, ये खाली कुवैत और कतर को दिए गए थे। तो ये बेसलाइन AES रडार थे। तो जब ये कहा जाता है कि रफाल के साथ जो AES रडार आया है जिसे RBE-2AA कहा जाता है ये इतना कैपेबल नहीं है, इसमें ग्राउंड ट्रैकिंग मोड एब्सेंट है, तो आपको कॉम्पिटिशन्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। यूरोप का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट रफाल हुआ करता था जब हमने शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए रडार डेवलप ही हो रहे थे। रफाल का AES से अवेलेबल था, ऑल्दो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी जो है उसमें पूरे मोड्स अनलॉक नहीं थे। जो रफाल का F4 अपग्रेड है उसमें वो चीज़ अनलॉक होगी, लेकिन सबसे पहले जो कैपेबिलिटी है वो रफाल के थ्रू ही यूरोप में गई थी, और हम उस प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जाकर कई कंट्रीज जो हैं ये AES पर स्विच कर रही हैं। ऑल्दो ये ज़्यादा कैपेबल AES से हैं, और रफाल F4 में जो रडार है ये उनसे भी ज़्यादा कैपेबल होंगे। F5 में जाकर आपका गैन वेरिएंट आने वाला है RBE-2 का, जिसे RBE-2XG कहा जाता है, लेकिन उससे पहले यूरोफाइटर टाइफून को ECRS Mark II मिल जाएगा। तो ये कैट एंड माउस का खेल है। पहले रफाल बेटर था, उसके बाद अब टाइफून बेटर हो जाएगा, फिर रफाल बेटर हो जाएगा, चलता रहता है। खैर, फोकस यहाँ पर है ECRS Mark II, और ये रडार क्यों इतना पावरफुल है और कैपेबल है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम मैकेनिकल रडार और AES रडार में जानते हैं। मैकेनिकल रडार जो होता है उसमें एंटीना मूव करता है लेफ्ट राइट अप डाउन और टारगेट को ट्रैक करता है। वहीं पर AES में एंटीना फिक्स होता है और बीम स्टीयरिंग करके टारगेट को ट्रैक किया जाता है। साथ में मल्टीपल TR मॉडल्स होते हैं, तो मल्टीपल टारगेट से एक बार में ट्रैक हो सकते हैं। ज़्यादा पावरफुल ये रडार होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। साथ में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज करी जा सकती है, तो इनको जैम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये बेसिक चीज़ हम जानते हैं। लेकिन ECRS Mark II में क्या स्पेशल है? तो पहली बात तो ये, यहाँ पर जो AAAU यानी कि एक्टिव एरे एंटीना यूनिट है ये फिक्स नहीं है, जो कि ज़्यादातर AES में होती है। ये एक स्वास्ट प्लेट पे माउंटेड है, जिसकी वजह से जो 90 डिग्री के आसपास की आपको साइड कवरेज मिलती है उसके बजाय यहाँ पर 200 डिग्री के आसपास की आपको साइड कवरेज मिल जाती है।
तो ये चीज़ विरूपक्ष रडार में भी आ रही है, ये बात हम आपको बता दें, जो कि Su-30 MKI में इस्तेमाल होगा। तो ये साइड लुक की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप मिसाइल फायर करते हैं एनिमी की तरफ और आप ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि एनिमी भी आपकी तरफ मिसाइल फायर कर रहा है, तो डिफेंस करने के लिए आप नॉचिंग पोजीशन में जाते हैं, यानी कि मिसाइल जिस एंगल से आ रही है उसके 90 डिग्री पर। तो अगर आपने जो मिसाइल लॉन्च करी है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करानी है, तो जो रडार का फील्ड ऑफ व्यू है वो 90 डिग्री को एक्सीड करना चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट साइड से भी गाइडेंस प्रोवाइड करा सके। और इस केस में स्वास्ट प्लेट पर जो माउंटेड AAA यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस जो F-22 या फिर F-35 है, इसमें फिक्स्ड AAA यूनिट है, जिसकी वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू है खाली 120 डिग्री के अराउंड का मिलता है, यानी कि ±60 डिग्री लेफ्ट और राइट में। और इस केस में आपको 200 डिग्री के अप्रॉक्स का मिल जाता है, यानी कि जो 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है उससे भी ज़्यादा। फिर उसके बाद एक और जो खास बात है इस रडार की वो ये है कि ये रडार हाइब्रिड है। तो ये AESA तो है, पर ये एक ऐसा रडार है जो कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड दोनों का इस्तेमाल करता है। तो इस हाइब्रिड रडार को बहुत चालाकी से बनाया गया है। यहाँ पर कॉस्ट कंटेन करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि गैन एक्सपेंसिव है। वहीं पर गैलियम आर्सेनाइड कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑल्दो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर से अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसका एक प्राइस भी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और ये अप्रॉक्सीमेटली 40% ज़्यादा है गैलियम आर्सेनाइड से। साथ में थर्मल कंडक्टिविटी भी आपको गैलियम नाइट्राइड की ज़्यादा बेटर मिलेगी। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से ये 7 टाइम्स बेटर होती है गैलियम आर्सेनाइड से। तो अगर गैलियम आर्सेनाइड चिप आपकी मैक्सिमम 125 से 150 डिग्री तक ऑपरेट कर सकती है, तो गैलियम नाइट्राइड कंफर्टेबली 200 डिग्री तक ऑपरेट कर सकती है। और यही रीज़न है इनकी एफिशिएंसी की वजह से आप गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप को ज़्यादा पुश कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो सेम पावर के लिए गैन आपके ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको 10 वॉट का सिग्नल निकालना है तो आपको 22 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें से 10 वॉट जो है ये आपका सिग्नल निकलेगा और 12 वॉट जो है ये आपका हीट बनेगा। तो कूलिंग के लिए आपको 12 वॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पर अगर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप से आपको 10 वॉट का सिग्नल निकालना है तो खाली 15 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें से 10 वॉट आपका रिजल्ट होगा और खाली 5 वॉट आपका हीट बनेगा। और इसलिए पावर रिक्वायरमेंट नीचे जाती है, क्योंकि कूलिंग बेटर हो जाती है। तो जो पावर एडेड एफिशिएंसी बोलते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड की खाली 40 से 45% है, वहीं पर गैलियम नाइट्राइड की 60 से 70% है। तो अब सवाल ये होगा कि अगर ये इतना एफिशिएंट है तो हाइब्रिड यहाँ पर रडार बनाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, और गैलियम आर्सेनाइड का हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जब गैलियम नाइट्राइड को यूज़ कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न इसके पीछे पहला तो प्राइस हो सकता है, क्योंकि 40% का डिफरेंस है। दूसरा, गैलियम आर्सेनाइड के लिए कहा जाता है कि ये ज़्यादा बेटर है लो नॉइस एम्पलीफायर्स में यूज़ करने के लिए, यानी कि ये बहुत हल्के सिग्नल्स को भी पकड़ सकते हैं। वहीं पर गैलियम नाइट्राइड जो है ये ज़्यादा बेटर है इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर के लिए, यानी कि सिग्नल छोड़ने के लिए गैन ज़्यादा बेटर है, लेकिन सिग्नल को सुनने के लिए और रिसीव करने के लिए गैस ज़्यादा बेटर है। तो हाई पावर एम्पलीफायर अगर आप गैन का यूज़ कर रहे हैं और लो नॉइस एम्पलीफायर अगर आप गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन आपको देता है। साथ में जो ECRS Mark II है, इसका एक स्पेशल फीचर है जिसके लिए आपको गैलियम नाइट्राइड चिप चाहिए, और ये है एक्टिव जैमिंग की, यानी कि ये जो रडार है ये एज अ जैमर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी पावरफुल सिग्नल रिलीज़ करना पड़ता है, जो कि एनिमी ट्रैकिंग को बर्न थ्रू करके उसके रडार को कंफ्यूज कर सके। तो काफ़ी पावरफुल सिग्नल आपको यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे, हीट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी, और इसलिए यहाँ पर गैन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। पर सिग्नल रिसीव करने के लिए आपको लाइकली इतना नहीं चाहिए। गैन के केस में थोड़ा सा नॉइस लेवल ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि गैलियम आर्सेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो होते हैं बहुत आराम से स्विच कर पाते हैं और नॉइस कम प्रोड्यूस होती है। वहीं पर गैन में जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है गैस के कंपैरिजन में लोअर होती है, तो इन कंपैरिजन टू गैस यहाँ पर नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एक रफ एस्टिमेट में आप कह सकते हैं कि 0.5 डेसिबल का डिफरेंस यहाँ पर होगा। एनीवे, हम ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पर जा रहे हैं, पर लाइकली यहाँ पर कॉस्ट सेविंग रीज़न हो सकता है, क्योंकि इस लॉजिक से भी अगर आप चीज़ों को देखें तो सिग्नल भेजने के लिए या फिर जैमिंग के लिए आप गैन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर सिग्नल रिसीव करने के लिए गैस का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल गैन छोड़ रहा है उतना गैस की रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं है।
तो ये अल्टीमेटली उसको डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए आपको लिमिटर वगैरह लगाने पड़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको जो एडवांटेज मिल रहा है उसको निगेट भी कर सकता है। बाकी अगर इन्होंने कोई और सॉल्यूशन यूज़ किया होगा तो बात अलग है। खैर, मुद्दा ये है कि इनका जो रेडार है ये एज अ जैमर भी काम कर सकता है। इवन ये तक कहा जाता है कि टिपिकली जो रेडार्स होते हैं कि एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, पर ये आपका एस बैंड और इवन KU बैंड तक स्विच कर सकता है बेटर जैम रेजिस्टेंस के लिए और ट्रैकिंग के लिए। इवन ये तक कहा जाता है कि ये S400 के रडार को भी जैम करते हुए उसे भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। बाकी ये रडार शुरुआत से ही एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मोड्स के साथ आएगा और सारे मोड्स इसमें होंगे, इवन एक्स्ट्रा मोड्स भी होंगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस फिगर क्या है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर 1400 से 1600 TR मॉडल्स हो सकते हैं और पीक पावर यहाँ पर 20 किलोवाट के आसपास की हो सकती है। साथ में यहाँ पर ट्रैकिंग रेंज 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास की हो सकती है। बाकी यहाँ जो बर्न थ्रू है काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है क्योंकि पावरफुल रडार है और कैप्टर M से आपको रेंज इंक्रीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% मिल रहा है। बाकी इसका रडार सेकेंड यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सीड जैसे मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और GMTI SAR ISAR मोड्स के साथ भी आएगा। तो ये ट्रू सेंस में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीन बना देगा इस प्लेटफॉर्म को, जो कि टारगेट को ट्रैक भी कर पाएगी, चाहे ग्राउंड टारगेट्स हो चाहे एरियल टारगेट्स हो, साथ में उनको जैम भी कर पाएगा और फ्रीक्वेंसी को भी स्विच करने में सक्षम होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो अब जो रेडार है पहले की तरह खाली ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये उससे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।